बच्चों चैप्टर 1 की वर्कशीट के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि वेरी इनिशियली, सबसे पहले, जिसको मैं केस 1 बोल रहा हूँ, सबसे पहले बॉडी ए पर चार्ज है +20, ठीक है, बी पर चार्ज है -14 और सी पर चार्ज 0 है। अब क्या किया, ठीक है, अब क्या किया कि ए और बी को कांटेक्ट कराया, ठीक है। किस चीज़ से कांटेक्ट करा? रेड कलर का क्या है, किस चीज़ से कांटेक्ट कराते हैं? मेटल वायर्स, जिसकी वजह से चार्ज एक से दूसरे में जाके फ्लो हो जाता है, ठीक है। दोनों बॉडीज आइडेंटिकल है, इवन तीनों बॉडीज बिल्कुल सेम टू सेम है, शेप, साइज एंड मटेरियल। शेप एंड साइज और मटेरियल तीनों के मामले में तीनों बॉडीज सेम है। तो क्या होगा, इनके पास जो फाइनल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिफोर ज्वाइनिंग दोनों के ऊपर टोटल चार्ज कितना था? 20 एंड -14, टोटल करें कितना है? 6। इन दोनों के पास में टोटल चार्ज कितना है? +6, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग +3, इस दोनों का टोटल कितना है? 6 के 2 टुकड़े हो गए। इक्वल क्यों हुए? क्योंकि दोनों बॉडी सेम हैं। और मैंने भी पहले भी कई बार बोला है कि दोनों बॉडीज, यदि ये बड़ी होती तो इस पर ज़्यादा चार्ज आता, हो सकता है इस पर 5 होता तो इस पे 1 जाता। यदि ये बॉडी छोटी होती तो इस पे 1 जाता, और ये बड़ी होती तो इस पे 5 जाता। वो डिपेंड करेगा इनके साइज़ के ऊपर, ठीक है। और ये वाली बात अपन लोग चैप्टर 4 में, कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस पर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होता है। फिलहाल तो दोनों बॉडी सेम साइज़ की हैं तो इक्वल जाएगा, ओके। अभी सी का कुछ नहीं किया, सी पर चार्ज कितना है? 0 ही है, अभी कुछ किया ही नहीं। नेक्स्ट स्टेप में क्या है? बी एंड सी आर मेड इन कॉन्टैक्ट। अब इन दोनों को टच कराया, इनका टोटल चार्ज कितना है? 3, और क्या होगा? +3/2, आधा आधा ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और इस पे कितना है? ये तो अभी जितना है उतना ही था, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। सिचुएशन क्या है कि एक लीनियर चार्ज है जिस पर चार्ज का वैल्यू कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। और इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर फील्ड कितना है ये आप जानते हो, E = 2 k लैम्डा गुना। इस पॉइंट पे एक चार्ज पुट किया हुआ है, तो इस जगह पर चार्ज पुट किया है, उसका वैल्यू पता है। इस जगह पर फील्ड कितना है वो पता है, तो इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? F = QE। दिस इज़ अ फंडामेंटल आइडिया जो मैं हमेशा रिपीट कर रहा हूँ कई बार, क्या कि ये फोर्स कौन है? इस चार्ज पे लग रहा है, और ये जो फील्ड है ये इस चार्ज ने पैदा नहीं किया, ये किसी दूसरे बंदे ने पैदा किया। ये फील्ड किसने पैदा किया? लीनियर चार्ज ने। ये चार्ज कौन है जिस पे फोर्स लग रहा है? सिंबॉलिकली अपन लोग कई बार इसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। दिस इज सोर्स चार्ज एंड दिस इज टेस्ट चार्ज। जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो टेस्ट चार्ज। खैर, तो ये बात, ठीक है। ये था 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, और अब करेंगे अपन लोग सेकंड पार्ट, ठीक है। बच्चों सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट में यहाँ क्या रखा हुआ था? पॉइंट चार्ज।
उसकी जगह अब भी सेकंड पार्ट में एक स्फीयर आ गया जिसका सेंटर चार्ज से लीनियर चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पर। इस पे चार्ज कितना है, स्फीयर पे, ये जो स्फीयर है इस पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। ठीक है, लीनियर चार्ज और कैपिटल क्यू चार्ज के बीच में आपको फोर्स पता करना है। तो मैंने आपको याद हो तो बताया था पिछले किसी न्यूमेरिकल की सेशन में, वीडियो में, कि पॉइंट चार्ज और स्फीयर के लिए सेम चीज़ें अलाउड हैं, सेम चीज़ें एप्लीकेबल हैं। मतलब क्या, दोबारा बोलूँगा मैं आपको। ये जो चार्ज है Q किसका है, स्फीयर का है। वैसे मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये जो चार्ज, इस फॉर्मूले में जो चार्ज है, इट मस्ट बी अ पॉइंट चार्ज। लेकिन पॉइंट चार्ज का मतलब है बहुत स्मॉल साइज़ की बॉडी, लेकिन स्फीयर तो स्मॉल साइज़ की बॉडी नहीं होती है। इट इज़ नॉट ए पॉइंट चार्ज, स्फीयर इज़ नॉट ए पॉइंट चार्ज। लेकिन जो चीज़ें, जो फैक्ट्स पॉइंट चार्ज के लिए है वो स्फीयर के लिए भी अलाउड हैं, केवल स्फीयर के लिए। ठीक है, और दूसरे शेप्स हैं, सिलेंडर है, कोन है, क्यूबॉइड है, उनके लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला ये होगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह ही ये पूरा टॉप। मतलब ये क्वेश्चन जो था 19 का सेकंड, इसका पर्पज़ ये था कि आपको ये बताना कि जो पॉइंट चार्ज के लिए है वैसे का वैसे स्फीयर के लिए होगा, और केवल स्फीयर के लिए अलाउड है। क्वेश्चन नंबर 21, एक कैपिटल क्यू चार्ज के चारों तरफ स्मॉल क्यू नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और ये ऑब्वियस है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि द शेप ऑफ द ऑर्बिट विल बी सर्कुलर। ठीक है, ओके। और इस तरह का सीन, इस तरह की सिचुएशन आपने कहाँ देखी, किसी भी एटम के अंदर। मान लो हाइड्रोजन का एटम है जिसमें एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, रिवॉल्व करने वाला कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और सेंटर में कौन होता है, न्यूक्लियस, जिसमें हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में। तो एटम के अंदर ये सीन देखा है आपने। ठीक है, तो बच्चों याद रखो, 11th में 12th में कई बार ये बात रिपीट होती है। फंडामेंटल बात है कि जैसे ही सर्कुलर मोशन की बात आई और आपके माइंड में एक चीज़ आना चाहिए, और वो है कि जब भी कोई चीज़, ऑब्जेक्ट, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स उसको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब ये जो फोर्स है ये रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में चलने के लिए। ये फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर पाथ में चलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो इस फॉर्मूले में, जो कि आपके लिए बिल्कुल बनाया नहीं है, F=ma के अंदर एक्सेलरेशन का नाम क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r। और ये जो सेंटीपिटल फोर्स है इसका रोल प्ले कौन कर रहा है, इस सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट कौन सा फोर्स फुलफिल कर रहा है, वो फोर्स है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। F=K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ओके। आपको इसके अंदर क्या पता करना है और क्या गिवन है वो आपके हवाले है, अपने आप करो, ऐसा करके है। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि फाइंड इट्स स्पीड पता करनी है, v पता करना है, तो आप इसमें r और r कैंसिल हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ओके। फिर क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया हाइड्रोजन की तरफ, और कैलकुलेट स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम की बात कर दी इसने, ठीक है। देखो ये तो हो गया, इससे तो स्पीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवा रहा है, और उसको ध्यान से सुने कि फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों का एक ही चीज़ के दो रूप हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड का मतलब क्या है, इसको एक चक्कर, एक रिवॉल्यूशन करने में लगा टाइम, ठीक है ना, ये टाइम पीरियड है। और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी, एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस, जिसको आप क्या बोलेंगे 2πr, एक रिवॉल्यूशन की डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड v, तो ये v जो है ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ से आप v का वैल्यू पुट करो और जो भी आपके सामने हो वो आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आपको डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर देर आर 4 चार्जेस एट वर्टिसेस ऑफ a square, ठीक है। एंड दीज आर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। तो आप कहोगे ये तो रिपेल होकर के इनफाइनाइट में चले जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ये जो है यहीं के यहीं रहने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि जो सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है, यदि ये क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होता तो आप अपने आप अनुमान लगा सकते थे कि इट शुड बी अ नेगेटिव चार्ज। इसको नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा, तभी तो ये इन चारों को अट्रैक्ट करके और बांध करके रखेगा, ये जाने नहीं देगा। ये रिपेल हो करके और दूर भाग जाना चाहते हैं, ये अट्रैक्ट करके रखेगा, तब जा कर के और ये पूरा जो है सिस्टम का मतलब ग्रुप ऑफ सम चार्जेस, वैसे किसी भी चीज़ का कुछ ग्रुप को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। तो 5 चार्जेस हैं, उनके इस ग्रुप को सिस्टम बोला। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये कहीं भी न पास आ रहे हो न दूर जा रहे होंगे, तो इसका नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन चाबी क्या है इस टॉपिक की, इस क्वेश्चन की, वो ये है कि इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है इस पे टोटल सम ऑफ फोर्सेस कितना होगा, 0 होगा। इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0। इस पे 0, इस पे 0 और इस पे भी 0। हर एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स 0 लग रहा है, ठीक है। तो आपको पता करना है, ओके। तो आपको इस पे फोर्स पता लगा लेंगे, इस पर पता लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों तो सेम सिचुएशन पर हैं। इस पे फोर्स पता लगाएंगे, फोर्सेस के एरो मार्क करें। आप बताएं कि इस पर कितने नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फोर्सेस पूछ रहा हूँ मैं। इसकी वजह से रिपल्शन, मैं F1 नाम दे देता हूँ। इसकी वजह से F2, उसकी वजह से रिपल्शन F3, और कैपिटल Q की वजह से ये वाला फोर्स कौन सा, ये अट्रैक्ट करेगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ F4। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये रेड वाले फोर्सेस कैसे हैं, रिपल्सिव। ये रेड वाले फोर्सेस क्या चाह रहे हैं कि ये चार्ज इधर की तरफ चला जाए, और ये कह रहा है कि नहीं जाने दूंगा, तभी तो बात बनेगी आपकी, ठीक है। तो इन रेड वाले फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो F4 के इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये डिस्टेंस है A, F1 का वैल्यू कितना है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं।
F1 का वैल्यू कितना है, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, शॉर्टकट में ये बात हुई। और इतना ही F2 होगा, तो F1 और F2 इक्वल होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। F3 का वैल्यू कुछ डिफरेंट होगा। फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2, जो कि सेम है, Q1 और Q2 का रोल प्ले कर रहे हैं सेम। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, √2a स्क्वायर। ठीक है, F1 F3 कैलकुलेट हो गया। अब क्या करेंगे, तीन वेक्टर्स का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ज़्यादा इजी कौन सा पड़ेगा, पहले F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, ये कौन है, ये जो ब्लैक वाला है वो कौन है, ये ब्लैक वाला है F1 और F2 का रिजल्टेंट। क्या बनाया मैंने, ये पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम से मैं, पैरेललोग्राम लॉ से मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, और मैं इस वाले फोर्स को क्या नाम दूँ, F12। ठीक है, F1 और F2 का रिजल्टेंट F12। तो F12 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 कॉस F1 F2 के बीच में एंगल कितना है, 90। कॉस 90 का क्या हुआ, भाग्य। F1 F2 की वैल्यू पुट करें और आप सॉल्व करोगे, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। सेम प्लस सेम आ जाएगा ना, 2 ट्वाइस हो जाएगा, और अंडर रूट की वजह से ये 2 हो गया। कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कुछ थोड़े आप अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। कैलकुलेशन वाले पार्ट में अपना टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। टाइम बहुत वैल्यूएबल है, वैसे भी मेरी स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है ना, तो अपना टाइम इसमें कंज्यूम नहीं होना चाहिए। आपको मैं बहुत ज़्यादा छोटी कैलकुलेशंस को बहुत धीमे बताता रहूँ। ठीक है ना, तो आपकी हैबिट भी ख़राब होती है उससे। F12 का वैल्यू आ गया। अब F12 और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है F123 क्या आएगा, वो F12 प्लस F3। ये दोनों ऑर्डिनरीली ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं। इन दोनों को ऐड किया, ये कितना है, √2 का स्क्वायर, इट इज़ 2 एंड इट इज़ a स्क्वायर। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको लगेगा कि ये कुछ अपन ने किया हुआ सा दिख रहा है। बिल्कुल, इसका ये वाला पार्ट अपन ने किया था कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये √2 प्लस 1/2। ठीक है, √2 इसका बच गया और 1/2 इसका बच गया, और बाकी सबको मना गया। ये क्या आ गया, ये F1, इन तीनों का रिजल्टेंट आ गया। दिस रिजल्टेंट ऑफ द, इन रेड वालों का जो रिजल्टेंट है वो F4 के इक्वल होना चाहिए। और F4 कितना है, जो देख लो आखिरी बार डायग्राम को, F4 का वैल्यू कितना आएगा, K Q1 Q2। अब की बार Q1 और Q2 कौन है, ये दोनों हैं, सेंटर वाला चार्ज और कोने वाला चार्ज, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, हाइपोटेन्यूस की हाफ। ठीक है ना, तो अपन लोग अब डायग्राम को विदा कर देते हैं। डायग्राम आप अपने डायग्राम भूल जाओ तो आप तो वीडियो को पीछे कर सकते हो ना, ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये तो इरेज कर दिया है ना। खैर, आप तो काफ़ी शाणे हो, समझदार हो। तो डिस्टेंस कितनी है, वो डायगोनल का हाफ, a/√2 स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, 2kq अपॉन a स्क्वायर। ये F4 है। ये दोनों
मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए और डिस्टेंस में अपोजिट आपको डायग्राम में दिख रहे थे। इन दोनों को इक्वेट कर दो। कौन कौन? F123 इक्वल टू F4। दिस इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज एट वर्टेक्स। वर्टेक्स पे जो चार्ज है उसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकाली अपन ने। इट इज √2 प्लस हाफ KQ A स्क्वायर, सॉरी इट इज Q स्क्वायर इक्वल टू F4। F4 का वैल्यू ये आपके सामने है। F4 का वैल्यू 2KQ अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। ये स्मॉल क्यू भी आएगा, स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और क्या बच गया इधर? Q, और इधर आ गया, मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ। इट इज़ 2 एंड इट इज़ 2√2 प्लस 1, और ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे ले आओ इसको, और इसको कर दो आप 4, और ये एक स्मॉल क्यू बच गया। तो ये आ गया आपका आंसर। मतलब कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशो पूछ रहे हैं, इसको जरा नीचे उठा के नीचे रख लो एंड दिस विल बी योर आंसर। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। इसमें एक वाई एक्सिस पर और एक एक्सिस पर लीनियर चार्ज पुट किए हुए हैं। ठीक है, वायर्स हैं, धागे हैं, डोरियां, रस्सियां हैं। एक रस्सी एक धागा दोनों स्ट्रेट हैं और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर रखे हुए हैं, और दोनों के जो चार्ज की वैल्यू है वो इस प्रकार से है। ये जो पॉइंट है, पॉइंट P पर कितने फील्ड्स हैं? तो आप कहोगे एक तो रेड वाले, एक एक्स एक्सिस वाले की वजह से मैं इसको जानबूझ करके नाम दे रहा हूँ। चलो ठीक है, E1 बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, इस वाले वायर का फील्ड E1, रेड से रेड मार्क करते हैं, और इसकी डायरेक्शन, इसका एरो किधर जा रहा है? E1 का अवे फ्रॉम द चार्ज। द रेड एरो इज गोइंग, रेड वाला जो एरो किधर जा रहा है? रेड वाले वायर से परपेंडिकुलर एंड अवे, और ब्लैक वाला एरो किधर जा रहा है? ब्लैक वाले वायर से परपेंडिकुलर एंड अवे। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। कैसे? तो सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ से यूज़ करेंगे, और ये जो है दिस इज द रिजल्टेंट। कैलकुलेट करें रिजल्टेंट को। E इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, cos 90, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ये विदा हो गया। आप क्या करेंगे? E1 E2 का वैल्यू पुट कर दो, लेकिन E1 और E2 का वैल्यू देखो तो सही एक बार, कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है? 2k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, लैम्डा का रोल प्ले कौन कर रहा है? लैम्डा 1, और r क्या है? पॉइंट और इसके बीच की डिस्टेंस। ये बताइए कितनी है? y, दिस विल बी y। और E2 में ये डिस्टेंस पॉइंट की ब्लैक वाले वायर से डिस्टेंस कितनी है? x है, तो यहाँ पे लैम्डा 2 वाले में x आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये E1 E2 की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पुट करनी है जस्ट। ठीक है, हाँ एक और चीज़ कि ये जो है ये क्या आया आपका? मैग्नीट्यूड आएगा। इससे आप वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और कई बार वो बेटर भी होता है। क्या? E इक्वल टू,
ठीक है, बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन कौन है? E2। और वाई एक्सिस की डायरेक्शन कौन है? E1। जे कैप के साथ कौन आ रहा है? जे कैप क्या है? वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। तो वाई डायरेक्शन में जो बंदा है वो कौन है? E1 है, तो वो जे कैप के साथ आएगा। और आई कैप क्या है? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। एक्स डायरेक्शन में कौन है? E2, तो E2 जो है वो आई कैप के साथ आएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर मैग्नीट्यूड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 जो है और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है, जस्ट IIT लेवल, ठीक है। और इवन ये क्वेश्चन जो है NCERT का जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसका सबसे आखिरी क्वेश्चन है, मतलब पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है NCERT के अंदर, लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 24। काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत पहले IIT में आकर के, और ये अब तो पुराना पड़ गया, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर डायग्राम देखो, रेड वाले एरो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन। ब्लैक वाला एरो कौन है? इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की। एक चार्ज पार्टिकल जिसको इनिशियली थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये कुछ सिचुएशन वैसा है जैसे आपने छत से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छत पे चढ़ गए और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई पत्थर फेंका है, ठीक है ना। देखते हैं डॉटेड लाइन क्या है? पाथ है, ठीक है, जिसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो आप ये सोचोगे कि ये जो है यूँ सीधा क्यों नहीं जा रहा? फेंका तो इस तरफ था। इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट होती है, इस जगह से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री। इससे पहले से तो ये सीधा सीधा आ रहा था। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है और डॉटेड पाथ में चलना चालू कर देता है। और मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, जो आज बाद में प्रूव भी करेंगे अपन लोग, कि द शेप ऑफ द पाथ विल बी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये पैराबोलिक पाथ है, ये पैराबोलिक पाथ होगा, शेप जो है पैराबोला होगी, और ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसके जैसा ही टॉपिक है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क हो गया? प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो फोर्स था वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन था, लेकिन यहाँ पे फोर्स कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q चार्ज पर जो फोर्स है वो F=QE है, जो mg की जगह पर है। 11th क्लास के प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यहाँ पे कौन था? mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर QE आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। अभी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा कि जिस बिल्कुल सेम है। ओके, एक्सेलरेशन कितना होगा ये, ठीक है ना, ये भी कोई नई बात नहीं हुई फिर तो। और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन किधर होगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती किधर है? जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। फोर्स की डायरेक्शन किधर है? जिधर फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर ही फोर्स की डायरेक्शन होती है। यदि चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव हो तो। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन के साथ होती है, कि सेम डायरेक्शन में होती है। और एक्सेलरेशन हमेशा हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना, हमेशा हमेशा। ओके, तो एक्सेलरेशन डायरेक्शन किधर होगी? जिधर फील्ड की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपन ने डिसाइड करी है, ठीक है। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पे अपन लोग रख देते हैं QE/m, ठीक है। अब अपन लोग एक काम करते हैं,
बिल्कुल 11th क्लास के प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर वाले के स्टाइल में काम करेंगे। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करें। सेकंड इक्वेशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में है, ये पार्टिकल यहाँ से लेकर के और सपोज यहाँ पे पहुँच गया, कहीं भी ये पार्टिकल कहीं भी यहाँ से लेके यहाँ पे आ गया, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा थोड़ा हल्का कर देते हैं डायग्राम को। तो और सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड सपोज दिस इज वाई एक्सिस। आप कहोगे वाई एक्सिस नीचे की तरफ थोड़ी होता है, वाई एक्सिस तो ऊपर होता है, तो आपकी इच्छा हो उस तरफ ले सकते हो। और ये जगह कौन है? ओरिजिन। और आपने क्या एज्यूम किया है कि सपोज जिस जगह से चार्ज को थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है, वो जगह ओरिजिन है, ओरिजिन से थ्रो किया है अपन चार्ज को, ठीक है। सपोज इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ये कितना है एक्स, ये कितना है वाई, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। आपका टारगेट क्या है? एक्स और वाई के बीच का रिश्ता पता करना है। यू आर गोइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई एक ऐसा इक्वेशन आपको प्राप्त करना है जो एक्स और वाई को रिलेट करता है। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ द लोकस, ठीक है ना। लोकस पता करना है, इक्वेशन ऑफ द लोकस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी, मैं गलत बोल गया, लोकस को ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ द पाथ। तो आपको लोकस पता करना है। और लोकस क्या होता है? एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में रिलेट करता हुआ इक्वेशन को बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हों, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड लोकस। ओके, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस कितने ट्रेवल करी एक्स डायरेक्शन में, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स का डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ मैं? एक्स, ठीक है। अब u एंड t का वैल्यू पुट करना है। साइड में आइए, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इस u का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? u का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? तो आप जानते हो कि किसी भी वेक्टर का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट, ठीक है, कितना होता है? a cos थीटा होता है। वेक्टर a का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट a cos थीटा होता है। तो आप बता दो कि u का x डायरेक्शन में, u और x डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है? 0। मैं पूछ रहा हूँ कि u का 0 डायरेक्शन में, यानी कि अपने खुद के डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? खुद ही होगा, इतना टेंशन की क्या ज़रूरत है। तो u की जगह आपने पुट किया u, ओके। लगे हाथ, ui निकाल लो। इस u का y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? u cos 90 विच विल बी 0। साइड में रख लेते हैं। ux का वैल्यू कितना आ रहा है? ui का वैल्यू कितना है? 0 cos 90 की वजह से। आगे बढ़े। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का x डायरेक्शन में कंपोनेंट, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? ये। इसका x डायरेक्शन से एंगल कितना है? 90। इसका कंपोनेंट कितना आएगा? a cos 90, ठीक है। ax का वैल्यू क्या आएगा? a cos 90, ठीक है। कितना आएगा? 0। तो ax का वैल्यू आ गया 0। और अब आप निकाल रहे हो ay का वैल्यू। एक्सेलरेशन का y डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये तो सेम ही तो डायरेक्शन में है। यहाँ क्या आएगा? a cos 0, ओके।
यहाँ क्या कर रहे हो आप, सारी वैल्यूज़ आपको एक्स डायरेक्शन वाली पुट करनी है। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, यू। यू की जगह क्या आएगा, यू। और ये कितना आएगा, ए एक्स का वैल्यू 0। फाइनली क्या आ गया, एक्स इक्वल टू यू टी। इसको अपन ने साइड में रख लिया। वाई डायरेक्शन में आओ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको अच्छा लगता है तो यहाँ पे ये लिख लो, एस वाई यू वाई ए वाई टी स्क्वायर। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। एस वाई यानी कि वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई। यू वाई का वैल्यू कितना है, 0। ये सब खत्म हो गया, बच गया हाफ। और ए वाई का वैल्यू कितना है, ए। और ए का वैल्यू है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। बोलिए यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा, एक्स अपॉन यू। यू नीचे, एक्स अपॉन यू स्क्वायर है, आ जाएगा। देखो जी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। एक्स और वाई का रिश्ता कैसा है, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक रिश्ता है इसलिए ये है पैराबोला का इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, ड्यू टू बीइंग ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये बात। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों, ये इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ये डायरेक्शन, ठीक है। और इधर से आपने कुछ पार्टिकल्स को थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। इस तरफ से कुछ पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट किया, वो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है ना। और अल्फा पार्टिकल वो प्रिंट होना रह गया, केवल पार्टिकल लिखा हुआ है, उसके आगे अल्फा लगा लो, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा करके हैं पार्टिकल्स। तो जैसे ही पार्टिकल्स का नाम बता दिया आपको, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, उनका चार्ज और मास। इन पार्टिकल्स का चार्ज और मास का वैल्यू पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके इस फॉर्मूले में चार्ज और मास आ रहे हैं, ठीक है। चार्ज और मास आ रहे हैं, एम और क्यू। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर और जरा ढूंढो कि क्या क्या इंफॉर्मेशंस गिवन है। यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी कि सारे जो पार्टिकल्स हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, कोई यूं जा रहा है, इनके अलग अलग पाथ हैं, ठीक है ना। टोटल 5 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स हैं। और इसके अंदर पाथ क्वेश्चन में कितने गिवन हैं, जस्ट अ मिनट, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया। ठीक है, पार्टिकल 6 हैं और पाथ अपने पास 4 हैं। देखते हैं अभी आगे कुछ रास्ता बन जाएगा, देखते हैं। तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो जो सेम दिख रहा है, ठीक है, उसको आप इसके अंदर रिमूव करते जाएं। आप जानते हो, जब मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ये तो आपका पिछले टॉपिक से आ गया था एक्सप्रेशन, इसको आप ऐसे लिखोगे तो अब यहाँ पे किस किस को ना लिखोगे, कांस्टेंट्स को। समझ में आती बात। जब प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखते हैं अपन लोग, तो कांस्टेंट्स को नहीं लिखते। यहाँ पे कौन कौन है कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। क्यों, सारे पार्टिकल्स के लिए, ठीक है, सारे पार्टिकल्स के लिए रीजन तो सेम है, कॉमन है,
इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे। और क्या गिवन है क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो इक्वल स्पीड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पीड इक्वल है, स्पीड भी इक्वल है, इसको भी ना लिखेंगे। और केवल क्या बच गया, क्यू एम और एक्स स्क्वायर और बच गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं अपन लोग, एक्स का वैल्यू कहाँ गिवन है, लेकिन मैं अब बड़ी चमत्कार चतुराई से क्या करता हूँ, देखो एक डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये जो 5th नंबर का पार्टिकल है जब यहाँ पहुँचा, 4th नंबर का पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा, और 3rd नंबर का पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा, और पार्टिकल नंबर 1 जब यहाँ पहुँचेगा, तब आप बता सकते हो कि सबका क्या सेम है, एक्स सेम है। ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो पार्टिकल नंबर 5 का, पार्टिकल नंबर 4 का, पार्टिकल नंबर 3 का, इवन पार्टिकल नंबर 2 भी और 1 भी, सबका एक्स सेम है, तो फिर एक्स भी विदा हो गया। लेकिन एक्स तो सेम है इस इंस्टेंट पे, क्या वाई भी सेम है क्या सबका, ना। पार्टिकल नंबर 5 का वाई कितना है, ये। पार्टिकल नंबर 4 का वाई ये है, पार्टिकल नंबर 1 का वाई ये है। तो वाई तो अलग अलग है, बस आपको करना क्या है, वाई का कंपैरिजन करना है। वाई डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले क्यू और एम की बात करें। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में बात, जिसका क्यू और एम का रेशो, जिसको इस चार्ज मास रेशो बोलेंगे अपन लोग। चार्ज मास रेशो काफ़ी इम्पोर्टेंट और फेमस टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। चार्ज मास रेशो काफ़ी फेमस, अपने आप में एक फेमस वर्ड है। तो जिस पार्टिकल का चार्ज मास रेशो ज़्यादा होगा उसका वाई ज़्यादा होगा, या आपको उल्टा बोल रहे हैं कि जिसका वाई ज़्यादा दिख रहा है आपको इन तीनों पार्टिकल्स के अंदर बताओ वाई ज़्यादा किसका दिख रहा है आपको। पार्टिकल नंबर 5 का वाई मैक्सिमम है, जिसका वाई सबसे ज़्यादा, उसका क्यू बाई एम सबसे ज़्यादा होगा। और क्यू और एम का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, किसका, पार्टिकल्स का, क्योंकि चार्ज और मास आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह का तो चार्ज और मास पता है ना। ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल कुछ नए नए हो सकते हैं, उनका भी पता है, अपने जिक्र हो चुका कहीं ना कहीं। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अपन लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे रेशो लिख लेते हैं। वाई इलेक्ट्रॉन रेशो, वाई प्रोटॉन, नेक्स्ट पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन के बाद पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। 3rd पार्टिकल है प्रोटॉन, 4th पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल। ठीक कर लेना नोट्स के अंदर, इसमें वर्कशीट में। ड्यूट्रॉन, वाई ड्यूट्रॉन, वाई न्यूट्रॉन। ठीक है, बोलो जी। अब एक तो चीज़ है भाई, ये पार्टिकल नंबर 1 को तो अपन लोग जो है ना कंपैरिजन नहीं करेंगे, ये अलग हट करके है। इसमें क्या डिफरेंट नज़र आ रहा है बाकियों से, ये नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों तो बिल्कुल तुरंत ये चुटकी बजाते पहचान में आ जाएंगे कि ये अलग जा रहा है। इन सब का चार्ज पॉजिटिव है और ये बंदा अलग चार्ज का है। कौन है इन सब में से, ये ही है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। नेगेटिव वाला पार्टिकल किधर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट साइड में, क्योंकि आप जानते हो कि F = -QE, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होती है। तो फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स उधर लग रहा है, तो जो उधर गया वो आइडेंटिफाई हो गया इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जगह अपनी कम है। 1 नंबर कौन है, इलेक्ट्रॉन। ये आइडेंटिफाई करना था आपको। ठीक है, 5 नंबर कौन होगा, पहले ही डिक्लेयर कर दो, जिसका वाई सबसे ज़्यादा होगा। वाई सबसे ज़्यादा किसका है, अभी सब कुछ सामने आ जाएगा। अभी अपन लोग यहाँ पर की लिख लेते हैं, इसकी ये चाबी है कि ये
y प्रोपोर्शनल टू q बाई एम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे y का रेशो इक्वल टू q अपॉन m का रेशो होगा। बोलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, स्मॉल e। पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना, अगेन स्मॉल e। पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहलाता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में जाकर के इसका नाम कहलाएगा बीटा प्लस पार्टिकल। बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज सुनी है नाम कहीं पे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलती है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो है ना वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का चार्ज और मास बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ क्या डिफरेंट होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का सेम होता है। आगे बात करें, प्रोटॉन पे चार्ज कितना, अगेन ई। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना, आपको कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैं बता रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल इज 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का ग्रुप है। इसमें चार्ज कितना हुआ, 2 प्रोटॉन्स पे चार्ज कितना है, ट्वाइस ऑफ ई। ये ड्यूट्रॉन क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का बंडल, यानी कि जो हैवी हाइड्रोजन है वो। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम और ड्यूटेरियम, जो वो वाला है। उसके अंदर एक प्रोटॉन तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, हाइड्रोजन है तो एक तो प्रोटॉन होगा ही, लेकिन एक न्यूट्रॉन होता है उसके अंदर। दिस इज कॉल्ड, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम, ड्यूटेरियम, एंड दिस इज एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्या बोलते हैं उसको, ट्राइटियम। अपन बात कर रहे हैं इसकी, दिस इज ड्यूट्रॉन और ड्यूटेरियम, ठीक है, ये बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ड्यूटेरियम का चार्ज कितना है, उसके पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, कितना चार्ज है, ई। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है, 0, ठीक है ना। उसका डिस्प्लेसमेंट, इस वाई को क्या बोलते हो आप, वाई का एक नाम और है, इट इज़ कॉल्ड डेविएशन ऑल्सो। डेविएट हो गया, ये अपने रास्ते से कितना मुड़ गया, मुड़ने को बोलते हैं डेविएट होना। दिस क्वांटिटी y इज ऑल्सो कॉल्ड डेविएशन। तो न्यूट्रॉन बिना डेविएट हुए सीधा निकल रहा है। 2 नंबर पकड़ा गया, कौन है, न्यूट्रॉन, ठीक है। 2 नंबर कौन है, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो आप कैलकुलेशन करे बगैर इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो सबसे अलग हट के जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, जो उल्टा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो उल्टा जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज का है, और इस 6 के अंदर एक ही पार्टिकल है जो नेगेटिव चार्ज का है। जो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल लिया स्ट्रेट, वो न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें चार्ज नहीं होता, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का। असली खेल है अब, इनमें टक्कर है भाई। तो अभी अपन लोग मास और पुट करते हैं। बोलो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो आपको 9.110 पावर -31 पुट नहीं करना, आप सारों के मास पुट कर दो प्रोटॉन के मास के टर्म्स में। मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836। कैसे पता पड़ा, रटना है आपको। पॉजिट्रॉन का मास कितना होता है, सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप बताएं कि यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ तो एमपी तो आएगा, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का मास एमपी। अल्फा पार्टिकल पर मास कितना होता है, 4 ऑफ एमपी। 4 पार्टिकल होते हैं उसके अंदर, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ एमपी। और यहाँ तो आप रखो मत रखो चलेगा, ठीक है ना, ये तो 0 होना ही है। फाइनल क्या आया, E अपॉन एम पी, E अपॉन एम पी, E अपॉन एम पी कैंसिल हो गया। फाइनल बोलिए कितना आया, 1836, ठीक है। 1
1/2, अगेन 1/2 और ये 0। 0 डिफ्लेक्शन किसका हुआ? पार्टिकल नंबर 2 का पकड़ा गया न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट कौन हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। कौन? 1 नंबर और 5 नंबर। सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किसका हो रहा है? 1 नंबर और 5 नंबर का। ठीक है ना? तो 5 नंबर कौन है? पॉजिट्रॉन। ठीक है, ओके। अब कौन बच गया? 3 और 4 बच गए, लेकिन चक्कर क्या है, आपके पास पार्टिकल तो 6 हैं, तो भैया ये दोनों का वाई तो सेम आ रहा है। ठीक है ना? ज़्यादा वाला कौन है? 3 और 4 में से ज़्यादा कौन है? 4th वाले का वाई ज़्यादा है। तो ये कौन है? दिस इज़ प्रोटॉन। और तीसरे नंबर के पाथ पे कौन है? वो दोनों शेयर कर रहे हैं। जो बच गए वो कौन? अल्फा पार्टिकल एंड ड्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन सेम पाथ पे जाएंगे। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन, ये बाकी 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका सोल्व हो चुका होगा किसी वीडियो के अंदर, अपना देख लेना। और क्वेश्चन नंबर 26 ये गॉस थ्योरम पर बेस्ड है। पहले डायग्राम बनाते हैं और अपनी ये वर्कशीट ख़त्म हो जाएगी ऐसा करने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते जाते हैं। अ लीनियर चार्ज इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अ सिलेंडर इज केप्ट, sorry, not, there is not x axis. A linear charge is kept along axis of a cylinder. ठीक है, सबसे पहले सिलेंडर बना लेता हूँ। ये लो सिलेंडर बना लिया, दिस इज सिलेंडर। और लीनियर चार्ज कहाँ पर है? ये रहा। ठीक है, ये चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है जो सिलेंडर के एक्सिस के अलोंग है, सिलेंडर के सेंटर में से निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, सिलेंडर की साइज क्या है? दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर। ठीक है, और इस पर चार्ज कितना है? 2 माइक्रो कूलम पर मीटर, यानी कि ये जो वायर है लंबा, इसके 1 मीटर पे चार्ज है 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, आपको क्या पता करना है? फ्लक्स फाई के 2 फॉर्मूले, एक तो है E A cos थीटा। तो आपको कोई सरफेस गिवन है क्या? बिल्कुल सरफेस गिवन है। क्या है ये? सरफेस गिवन है। इसका एरिया कितना है वो भी आपको मालूम होगा, 2πRL। ठीक है ना? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है क्या? ठीक है, वो भी पुट कर देंगे, या तो वैसे कर लो, नहीं तो एक और इजी तरीका है। और थीटा कितना? वो भी 0। मतलब मैं उस डिफ़िकल्ट वाले तरीके में जा ही नहीं रहा, मैं इससे भी सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पास तो एक और इजी तरीका है, एंड दैट इजी तरीका इज़ कॉल्ड गॉस थ्योरम। कैसे? कोई चक्कर नहीं है, एरिया का चक्कर नहीं है, फील्ड की वैल्यू का चक्कर नहीं है, एंगल वैंगल का कोई चक्कर नहीं है। कितना इजी है! एप्सिलॉन का तो चक्कर ही नहीं है। एप्सिलॉन का वैल्यू तो मालूम है मेरे को, 8.85 10⁻⁻12। आपको तो केवल ये पता करना है कि इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है। तो बच्चों, इस वायर का सिलेंडर के अंदर कितना पोर्शन है? जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो सिलेंडर के अंदर है। इस पूरे लंबे वायर का केवल यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट सिलेंडर के अंदर है। कितना लंबा? जितना लंबा सिलेंडर है उतना लंबा वायर का पार्ट सिलेंडर के अंदर है, 3 मीटर का। आप बताओ कि 1 मीटर पर चार्ज कितना है? 2 माइक्रो कूलम। तो 3 मीटर पर चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी सिंपल बात है। यदि मैं इसमें आपको ये नहीं कह सकते मेरे समझ में नहीं आया भाई, मैं पूछूंगा आपको कि एक रस्सी है, क्या भाव है उसके?
₹2 पर मीटर। मैं पूछ रहा हूँ 3 मीटर रस्सी कितने में आएगी, तो आप मल्टीप्लाई तो करोगे, कौन सी मुश्किल बात है इसकी। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, नहीं तो आप यूनिट पुट मत करो ना, कोई दिक्कत नहीं, बस मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। फिर उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका 3 2 मल्टीप्लाई करें 6 माइक्रो अपॉन 8.85 10⁻⁻12, इससे आपका आंसर आ जाएगा। आप ये कहोगे कि 5 मीटर तो काम में नहीं आया, ये वाला डेटा तो काम में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं तो घुमा फिरा करके देखो वहीं आ जाता हूँ कि बहुत सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि जो गाउसियन सरफेस है उसके शेप और साइज पर फ्लक्स का वैल्यू डिपेंड नहीं करता। दिस इज नॉट करेक्ट ऑलवेज, ठीक है। आप बताओ कि इसका जो साइज़ है सिलेंडर का मैं और बड़ा कर दूं, 3 मीटर की जगह 4 मीटर होगा, तो क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यहाँ 3 की जगह 4 आ जाएगा तो आंसर डिफरेंट आएगा। लेकिन यहाँ पर 5 मीटर की जगह मैं 6 मीटर कर दूँ, 8 मीटर कर दूँ, ये तो 3 रहने दूँ और इसको मैं 5 मीटर की जगह 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर कर दूँ, फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि गाउसियन सरफेस है वो उसका शेप और साइज़ यदि क्यू पर फर्क डालता है तो फ्लक्स पे फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। हाउ सिंपल। और ये अपनी वर्कशीट पूरी हुई बच्चों, जयराम जी की।